हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन रेलवे डीएफसीएल एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 22 के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। ये हमारा कॉन्जिक्यूटिव 19 नंबर का सेशन है। इसके पहले का अगर आपने सेशंस नहीं देखे होंगे तो सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ, या फिर आप प्लेलिस्ट को ज्वाइन करके उसमें सारे जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो आप जाके देख सकते हो। आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो गाइज हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रीवियस सेशन का आंसर डिस्कस करना पड़ेगा जो कि हमने 18 नंबर के सेशन में हमने पूछा था। तो फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज नॉट यूज्ड इन अ पावर ट्रांसफार्मर, इसमें से कौन सा प्रोटेक्शन है हम लोग पावर ट्रांसफार्मर में यूज नहीं करते? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है, उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है अहमद, शुभो, मोतीलाल वर्मा, दिलीप देवाड़ा, अशोक, राखी अंगवार, ब्रिजेश यादव, ज्योति यादव, रोहित प्रजापति एंड मंदार ईसा सरेश। शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम है मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ, सेशन को एंड तक देखना होगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हो। तो गाइज हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं बता देता हूँ। अभी तक के हमारा जो डीएफसीएल के लिए एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए जो सीरीज शुरू की थी उसका अगर आपने ई बुक नहीं लिया होगा तो आप उसको रिविजन के लिए ले सकते हो। आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जाके वो ई बुक के सेक्शन में मिल जाएगा। 27 रुपीज़ में आपको अवेलेबल मिल जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं 7 रुपीज़ के अंदर मैंने एक मॉक टेस्ट, सिंगल ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करे थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने उसको परचेस कर लिया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें इसके ऊपर मिल रहा है। जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगे, हमने 120 क्वेश्चन लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ में मैंने उस 7 रुपीज़ में आपको हमारे एप्लीकेशन के ऊपर एक मॉक टेस्ट के जरिए आपको प्रोवाइड कर दिए। अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि आप उसको जाके ज़रूर अटेम्प्ट करके देखिएगा और आपका स्कोर हमें जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। आपको पता है 24 क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए आते हैं और 96 क्वेश्चन जो आप टॉपिक मेंशन है ये हमने हालांकि सारे जो टॉपिक्स है एज अ प्लेलिस्ट के द्वारा हमने सारे टॉपिक कवर करा दिए, सर्किट एनालिसिस से लेके मटेरियल सिस्टम तक, ठीक है। ये कुछ स्क्रीनशॉट मेंशन करके रख रहा हूँ। अगर आपने इसमें से मिस कर दिया होगा कोई सेशन तो उसको जरूर जाके देखिएगा। उसी तरीके से आपको मेजरमेंट और ये मटेरियल सिस्टम के प्लस कंट्रोल सिस्टम के सेशंस नहीं देखे होंगे तो उसको भी आपको जाके देखना होगा, मिस नहीं करने। सारे इंपॉर्टेंट सेशन है आपके आने वाले इसके लिए। अब आपको नॉन टेक्निकल के लिए मैं बता दूं, अभी तक के आपने सारे सेशन ये देख लो कि मैं ऐसी आशा करता हूँ। जो अपना हमारा इंडियन रेलवे हिस्ट्री का जो सेशन है इसके बाद में भी हमने 20 क्वेश्चंस का भी एक सेशन आपके लिए प्रोवाइड किया था, वो भी आपने देखा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट से। और आपको मैं बता दूं, आपको कल बाय इवनिंग तक आपको ये डीएफसीएल का मैराथन एक मिल जाएगा जिसमें हमने 100+ क्वेश्चन कवर अप किए। इसमें अराउंड 72+ क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड, जीके, जीएस से रिलेटेड है। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको रीजनिंग का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पैटर्न रहने वाला है उसमें से हमने कवर अप किया इसके अंदर, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी कल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर, इस तरीके से एक कंप्लीट हमारा 100+ क्वेश्चन का एक सीरीज़ है, ठीक है। और ये सारे पोस्ट के लिए काम में आने वाला है। अगर आपने इस सेशन को देख लिया तो इसको आपको दोस्तों के साथ भी शेयर करना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट से हमने ये कवर अप इसमें हमने जो सेशन में उसके अंदर वो इंक्लूड किया। आपको जल्दी से जल्दी इसको मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना होगा। मैं आपको इसका अपडेट आपको कुछ चैनल के टेलीग्राम पे या फिर हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसको भूल के भी मिस नहीं करना है जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के लिए जा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको 24 क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हो वो हमने इसमें कवर अप किए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ 4 पोल इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड बाय अ स्लाइटली अनबैलेंस्ड 3 फेज 50 हर्ट्ज सोर्स। एक हमारा 4 पोल इंडक्शन मोटर है जिसको हमने सप्लाई किया एक अनबैलेंस्ड 3 फेज 50 हर्ट्ज सोर्स के साथ में, और वो रोटेट हो रहा है 1440 आरपीएम पे। अब यहाँ भी पूछा गया द इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ द इंड्यूस्ड नेगेटिव सीक्वेंस करंट इन द मोटर रोटर इज व्हाट, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी रहेगी जो इंड्यूस्ड होगी नेगेटिव सीक्वेंस करंट में रोटर के अंदर वो कितना रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, उसका वैल्यू है 50 हर्ट्ज, करेक्ट। पोल्स का वैल्यू कितना है, पोल है हमारे पास में 4। सिंक्रोन स्पीड कितना है, एन एस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाय पी, करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग इसमें का वैल्यू निकाल लेते हैं 120 मल्टीप्लाइड बाय फ्रिक्वेंसी हमारे पास 50 है, पोल का वैल्यू है 4, 3 आ जाएगा 3 इंटू 5 15 और ये 2 0 आ गए हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारा 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड। अब आपको पता है स्लिप हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। स्लिप निकालने के लिए हम लोग सिंक्रोनस स्पीड का डिफरेंस निकालते हैं रोटर स्पीड के साथ में डिवाइडेड बाय हम लोग सिंक्रोनस स्पीड करते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू आता है 1500 माइनस 1440, ठीक है। 1440 आरपीएम पे रन हो रहा है डिवाइडेड बाय 1500, जो डिफरेंस आ रहा है 60 का,
कितने पे आ रहे हैं 1500 पे, तो इसका वैल्यू आता है 0.04। फ्रैक्शन में है, अगर परसेंटेज में रहता तो इसको हम लोग 100 में मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे आपको मेन बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको स्लिप से लेकर डायरेक्टली ऐसे कोई भी आपको मार्क नहीं करना है आंसर। 40 हर्ट्ज इस तरीके से ऑप्शन रह सकते हैं, 50 हर्ट्ज भी मार्क काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी रहती है और जो इंड्यूस्ड होती है निगेटिव सीक्वेंस करंट में रोटर के अंदर, उसको हम लोग लिखते हैं F2 से, उसका वैल्यू होता है 2 माइनस एस टाइम्स ऑफ एफ। ये आपको जो मैंने फॉर्मूला आपको मेंशन किया है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। F2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एस मल्टीप्लाइड बाय एफ। ये कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सो दैट आप अपने एक बार देख लिया, काफ़ी चांसेस है कि इस साल वो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सके, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 माइनस स्लिप का कितना है 0.04 मल्टीप्लाइड बाय, कंप्लीटली हम लोग करेंगे इसको 50 हर्ट्ज से, ठीक है। 1 पॉइंट इसका जो वैल्यू आएगा 2 माइनस 0.04 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 50 से करते तो हमारे पास में वैल्यू आता है 98 हर्ट्ज, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 2। स्क्यूइंग ऑफ द रोटर इज व्हाट, ठीक है। स्क्यूइंग ऑफ द रोटर इसमें से क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? इंप्रूव हीट ट्रांसफर, इंक्रीजेज द नॉइस, सप्रेसेस द अनडिजायरेबल हार्मोनिक्स एंड नन ऑफ दिस। तो स्क्यूइंग ऑफ द रोटर कुछ इस तरीके से स्क्यूइंग किए जाते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है, रोटर पास को। वो इसलिए किया जाता है कि हम लोग सो दैट हम लोग अनडिजायरेबल हार्मोनिक्स क्या रहते हैं उसको हम लोग अवॉइड कर सके, ठीक है। काफ़ी इसके डिफरेंट बेनिफिट है। इट सप्रेसेस द अनडिजायरेबल हार्मोनिक्स, इट रिड्यूसेस द हमिंग इफेक्ट, ठीक है, और एक क्वाइट रनिंग में के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। स्मूथ टॉर्क इसमें से प्रोवाइड मिलता है हमें, ठीक है, स्मूदर टॉर्क के लिए हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और मैग्नेटिक लॉकिंग जो है इससे भी ये अवॉइड होता है स्क्यूइंग ऑफ रोटर करने से, ठीक है, स्क्यूइंग ऑफ रोटर स्लॉट्स करने से। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये क्या करता है, हमारा रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देता है, और इसके कारण क्या होता है, दैट मीन्स इट इंक्रीजेज द रोटर रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंक्रीज लेंथ ऑफ अ रोटर बार ऑफ कंडक्टर। तो ये ध्यान में रखना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स है स्क्यूइंग ऑफ रोटर से। ऐसा एक कॉमनली ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही पूछा गया, आपको डिफरेंट वे से भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। Then we have a next question, which is question number 3. For a 3-phase slip ring induction motor, the electrical rotor losses are, देखिए अब इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, दैट मीन्स पूछा क्या गया है, एक 3-phase स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल रोटर लॉसेस किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, एक रेशियो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, वो है हमारा P इन, काफ़ी बार बता चुका हूँ, रेस टू P CU रेस टू P G, ठीक है। इसका रेशियो क्या रहता है 1 रेस टू S रेस टू 1 माइनस S, ओके। अब इसमें ध्यान में रखना होगा पी इन क्या है, ये पी इन होता है हमारा रोटर पावर इनपुट, या फिर हम लोग एयर गैप पावर भी हम लोग उसको कहते हैं, रोटर पावर इनपुट, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, एयर गैप पावर भी हम लोग इसको कहते हैं। ये वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। पीसीयू क्या है, ये हमारा कॉपर लॉसेस है, ठीक है। एंड पीजी क्या है, ये हमारा ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, रिलेशन बिटवीन द रोटर एयर गैप पावर, रोटर कॉपर लॉसेस एंड ग्रॉस मैकेनिकल पावर, तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिकल रोटर लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, रोटर कॉपर लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू द स्लिप, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे फिगर्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स यहाँ पे मेंशन किए, आपको ध्यान में रखना होगा किस तरीके से पावर फ्लो होता है हमारे इंडक्शन मशीन के अंदर। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा मोटर इनपुट जाता है, उसके बाद में जो स्टेटर के कॉपर और आयरन लॉसेस होते हैं, उसके बाद में हमारा वो जो पावर रिमेनिंग पावर है वो ट्रांसफर होता है टू द रोटर, उसके बाद में रोटर कॉपर लॉसेस रहता है, कुछ हमारा मैकेनिकल पावर डेवलप होता है, एंड उसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस पावर। कुछ विंडेज एंड फ्रिक्शनल लॉसेस के बाद में हमारे आउटपुट में क्या मिलता है, रोटर पावर आउटपुट, ठीक है, जो हम लोग मेंशन करते हैं BHP में, या फिर P आउट भी इसको हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। तो कुछ आपको स्क्रीनशॉट आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपके माइंड में एक चीज़ आ जाएंगी किस तरीके से पावर फ्लो होता है मशीन के अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा ये जो सेशन है क्विकली आपको समझाने की कोशिश करो सादी, सो दैट आपका एक कम से कम टाइम इसमें स्पेंड हो सके, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्पीड ऑफ मेगर इज केप्ट एट, जो मेगर का स्पीड है वो कितने RPM पे हम लोग सेट करके रखते हैं, वो है हमारा अराउंड 160 RPM, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज आपको पूछा जा सकता है, वो रह सकता है हमारा 15 to 100 वोल्ट, ऐसा काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। और स्पीड कितना रहता है, ये हमारा अराउंड रहता है 160 RPM, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल पावर जो है मेगर को किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट DC जनरेटर के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसके प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है, और हम लोग मेगर को हाई रेजिस्टेंस इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर वर्किंग एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन सा इसेंशियल नहीं है फॉर वर्किंग ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपको ध्यान में रखना होगा ब्रेकिंग टॉर्क इज नॉट वर्किंग, इट इज़ नॉट इसेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कंट्रोलिंग, डिफ्लेक्टिंग एंड डैम्पिंग टॉर्क की हमें ज़रूरत रहती है, बट ब्रेकिंग टॉर्क की हमें ज़रूरत नहीं है टू फॉर अ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ध्यान में रखना होगा, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में आपको ये मेनली पूछा जा सकता है। हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सनॉर गेट। एक एक्सनॉर गेट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपको ध्यान में रखना होगा हमें 5 नैंड गेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। आपको यहाँ पे मैंने लॉजिक गेट और उसको कितने नैंड गेट और नॉर गेट की रिक्वायरमेंट है ये आपको मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखी है। आपको पता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन से है, नैंड गेट और नॉर गेट, जो आपको डिफरेंट लॉजिक गेट को प्रोड्यूस करने के लिए नॉट एंड और एक्सनॉर के लिए यहाँ पे टेबल मैंने मेंशन किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपको ध्यान में रख लेते हो तो काफ़ी आप इजीली इस तरीके से क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसमें से कौन से मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हाईएस्ट वैल्यू है, तो वो है हमारा जर्मेनियम का, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, वैक्यूम का 1 है, ग्लास का 9 है हमारा, जर्मेनियम का आता है हमारा 11.7 और माइका का आता है 6। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो जर्मेनियम का सबसे हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें से कौन सा मटेरियल का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। ठीक है, अगर हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस है दैट मीन्स रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो वो है हमारा कार्बन का, ठीक है। दैट मीन्स सेमीकंडक्टर हो गया, कार्बन हो गया, फिर जर्मेनियम, ये हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वजह से वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमें इसकी प्रॉपर्टीज शो करता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट में जनरली मेटल्स आते हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर्स हो गया, ध्यान में रखने को। और जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन ये हमारा इंक्लूड होता है, ध्यान में रखना होगा गाइस, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। इसमें से कौन सा मटेरियल हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो है हमारा कोबाल्ट स्टील। आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। Then we have a next question which is question number 10. When a three-phase synchronous generator is supplying a zero power factor lagging load, the armature field affects the main field in which of the following way। ठीक है, थ्री फेज जनरेटर जो सप्लाई कर रहा है जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड के ऊपर, तो हमारा आर्मेचर फील्ड किस तरीके से अफेक्ट करता है मेन फील्ड को, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो डायरेक्टली अपोज करता है, ध्यान में रखने का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। सिंक्रोनस जनरेटर दैट मीन्स अल्टरनेटिव, वो सप्लाई कर रहा है जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड, ठीक है। तो आर्मेचर फील्ड इफेक्ट पे दैट मीन्स द आर्मेचर फील्ड इफेक्ट अफेक्ट्स द मेन फील्ड इन विच ऑफ द वे इट डायरेक्टली अपोजेस इट, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान में रखना होगा इसकी जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है पावर फैक्टर पे, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो रहता है वो डायरेक्टली पावर फैक्टर पे प्रोपोर्शनल है, और वोल्टेज रेगुलेशन भी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर फैक्टर के ऊपर, ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। The two coils of a self-inductance 3 and 5 Henry are connected in a series opposite each other। सीरीज अपोजिट में हमने दो इंडक्टेंसेस को कनेक्ट करके रखा है। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पूछा गया है ऑफ द सर्किट में विद द टेम्परेचर विद द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द कॉइल इज 0.6। तो हमें पूछा क्या गया, ठीक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। हमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का वैल्यू पूछा गया है, एल इक्विवेलेंट, ठीक है। हमारे पास L1 और L2 का वैल्यू गिवन है, हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का भी वैल्यू हमारे पास K का वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास 0.6 है, ठीक है। तो M का वैल्यू कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, ठीक है। तो K टाइम्स K कितना है 0.6 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ L1 का वैल्यू कितना है 3 इंटू 5, इसका वैल्यू आता है 2.32 हेनरी, ठीक है। ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का M का वैल्यू, ठीक है। अब जो दो कॉइल सीरीज अपोजिंग में है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, ठीक है, L इक्वलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस ऑफ N, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 माइनस 2 इंटू M का कितना है 2.32। अगर सीरीज एडिंग रहता था यहाँ पे प्लस वैल्यू आता था, ठीक है। तो इसका वैल्यू है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3.36 हेनरी, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 12। और एक चीज़ मैं आपको एक सेशन के एंड में बताऊंगा कि जो भी आपका करंट अफेयर्स है सितंबर का, वो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि काफ़ी बार एग्जामिनर क्या करता है कि उसी मंथ के एंड तक ही, जिस तरह के मान लो आपका एग्जामिनेशन 30th को है
वहाँ तक भी मान लो 24, 26, 27 तक भी वहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं रिसेंट के, और रिसेंट मंथ के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने। वो कैसे प्रिपेयर करना है मैं आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, लीस्ट डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट ऑफ अ पावर एम्पलीफायर ऑकर्स इन। सबसे कम डिस्टॉर्शन कौन से क्लास ऑफ कौन से क्लास ऑफ पावर एम्पलीफायर में होता है, तो वो होता है हमारे क्लास ए पावर एम्पलीफायर में। ध्यान में रखिएगा ये टेबल जो मैंने आपको मेंशन करके रखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13, फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज लीस्ट। सबसे कम फॉरबिडन एनर्जी बैंड किस गैप जो है वो किससे कौन से इसमें रहते हैं, मेटल में रहते हैं, मेटल में, नॉन मेटल में, इंसुलेटर या फिर सेमीकंडक्टर में, तो वो रहता है सबसे कम मेटल में, ठीक है। वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्रॉस्ड ओवर रहता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। इसलिए हमारा जो कंडक्शन है वो काफ़ी ईजिली हो जाता है। सेमीकंडक्टर में हमारा बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स के बीच में रहता है, इस इमेज से आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सो दैट इलेक्ट्रॉन जैसे इजीली जंप कर पाते हैं इसी तरीके से हमारे जो कंडक्टर के अंदर है इलेक्ट्रिसिटी हमारी मूव ऑन होती है, पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू इमीटर करंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 0.99। रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू इमीटर करंट को हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान में रखने का अल्फा, वो है हमारा पास 0.99, ठीक है। हमें पूछा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। कलेक्टर करंट टू द बेस करंट को हम लोग वैल्यू क्या लिखते हैं, बीटा, ठीक है, वो होता है IC/IB, ओके। इसका रेशियो क्या रहता है, देखिए बीटा को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, अल्फा/1 - अल्फा, ठीक है, और अल्फा लोग क्या लिखते हैं, बीटा/1 + बीटा। ये ऐसा एज अ फॉर्मूला भी करके पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दूं, ध्यान में रखा करिएगा, कोई भी स्किप आपको ऐसे इजीली आपको गो थ्रू करना ही, और अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि काफ़ी कबार हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ लेते, सारी चीज़ें याद रहती, बट ऑप्शन में कुछ इस तरीके से यहाँ पे माइनस डाल दिया, प्लस डाल दिया, और यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज होकर कुछ गलत मार्क करके आ जाते हैं, तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा गाइस, ठीक है। अल्फा का वैल्यू क्या रहता है, वो रहता है हमारा कॉमन बेस करंट गेन, जिसको हम लोग अल्फा से मेंशन करते हैं, वो रहता है कलेक्टर करंट IC/IE। अब बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा है हमारा कॉमन इमीटर करंट गेन है, ठीक है, जिसका रेशियो है कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। बीटा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा/1 - अल्फा, अल्फा का क्या है, बीटा/1 + बीटा। हमें क्या पूछा गया है, बीटा का वैल्यू, ठीक है, बीटा विल बी इक्वल्स टू 0.99 डिवाइडेड बाय 1 - 0.99, ठीक है, जिसका वैल्यू आएगा 99। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। कैलकुलेट द EMF जनरेटेड बाय 10 पोल वेव वाउंड जनरेटर, या फिर वुड नहीं चाहिए था, वाउंड चाहिए था, ठीक है। जनरेटर हैविंग अ 1100 स्लॉट्स एंड विद अ 10 कंडक्टर पर स्लॉट when driven at 1200 RPM, the flux in the pole is 0.01 वेबर्स। सिंपल है, Eg is equals to 5PZN/60A, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। फाई क्या होता है, हमारे फ्लक्स होता है, P इज पोल, Z इज नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, N इज स्पीड, रोटर स्पीड, A इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है। सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। फाई का वैल्यू कितना है हमारे पास, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय P कितना है, नंबर ऑफ पोल्स है हमारे पास में 4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में वेव वाउंड है, तो देखिए यहाँ पे लैप वाइंडिंग के लिए A इज इक्वल टू P है, वेव वाइंडिंग के लिए A इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखूंगा। नंबर ऑफ पोल्स का वैल्यू कितना है, ठीक है, वो है हमारे पास में 10 पोल। Z कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, Z है हमारे पास में हैविंग 100 स्लॉट्स विद 10 कंडक्टर्स, तो 100 × 10 1000 करेंगे इसका वैल्यू, ठीक है, अपॉन, ठीक है, हमारे पास में स्पीड भी है 1200 RPM, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 × A का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो इसका कंप्लीटली सॉल्व करते तो आपको वैल्यू मिल जाता है इजीली, EG इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। सिंपल है गाइस, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लैब के लिए A इज इक्वल टू P रहता है, और यहाँ पे जो वेव वाउंड जनरेटर है तो इसलिए A इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स नंबर ऑफ पैरेलल इज ऑलवेज इक्वल टू 2, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, इन एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कनेक्टेड एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करते हैं तो वर्चुअल ग्राउंड कहाँ पे रहता है, तो वो वर्चुअल ग्राउंड रहता है एज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। कुछ इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम बनता है, ठीक है। ये वी आउट हो गया, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। दैट मीन्स जो वर्चुअल ग्राउंड कुछ यहाँ पे रहता है, ठीक है, दैट मीन्स एट अ इन्वर्टिंग टर्मिनल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 17। इस तरीके से थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक टॉर्च बल्ब है जिसका रेटिंग है यहाँ पे गिवन है 4.5 वाट 1.5 वोल्ट का, वो हमने कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से सर्किट में, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल विच इज नीडेड टू मेक द बल्ब ग्लो एट फुल इंटेंसिटी। इस बल्ब को फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो करने के लिए इस ई का वैल्यू कितना रहेगा, ठीक है, इस ई का वैल्यू कितना रहेगा हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में सारे जो चीज़ें मैंने आपको मेंशन करके रखे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 2.67 ओम्स। देखिए गाइस, इसका जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। आरबी वो हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। वी स्क्वायर कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी 4.5। ओके, तो इसका जो आरबी इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है वो हमारा 0.5 ओम्स, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए इसमें से I1 जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है आएगा हमारा I1, ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5 I1, ठीक है, दैट मीन्स इट विल बी 3 एम्पियर। ओके, ये I1 का वैल्यू आया हमारा 3 एम्पियर्स का। अब देखिए गाइस यहाँ पे होगा क्या कि इसका हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब ई का वैल्यू इस तरीके से निकालना है कि सो दैट हमारा बल्ब रेटेड वैल्यू पे ग्लो करे, और इसमें से करंट कितना फ्लो होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 3 एम्पियर पे, तभी जाके हमारा रेटेड वैल्यू पे हमारा ग्लो करेगा। हमें टोटल रेजिस्टेंस हमें सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा आरटी ई को वैल्यू निकालने के लिए। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने सबसे पहले तो 2.67 और इसके एडिशन में ये यहाँ पे जो वैल्यू है 0.5 ओम्स का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस हमारा 1 ओम्स का, ये हम लोग इसको पैरेलल में करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा आर टी, इट विल बी 2.67 प्लस 0.5 और ये हमारा 1 जो है ये पैरेलल में है, तो हम लोग क्या करेंगे 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 1 विल बी 1.5, तो इसका वैल्यू आता है हमारा 3 ओम्स का। दैट मीन्स हमारा इस कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर टी वाई हमारा 3 ओम्स का, ठीक है। और आई का जो वैल्यू है हमारा मेन करंट वो क्या है, हो जाएगा हमारा ई डिवाइडेड बाय आर टी, ठीक है। और I1 का वैल्यू क्या है, I1 का अभी हमें इसका अपोजिट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ से करंट फ्लो होने के लिए वो हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस 0.5, इसके अपोजिट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। I1 का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। I1 का जो 3 एम्पियर्स हमारे पास मेंशन है, तो ई का आई का भी वैल्यू हम लोग यहाँ से हम लोग ई का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। आई का यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ठीक है। तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 3 ऑलरेडी गिवन है, आई में हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ई डिवाइडेड बाय आर टी मल्टीप्लाइड बाय 1/1.5, ठीक है। आर टी का वैल्यू कितना था यहाँ पे हमारे पास 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद में आपको ई का वैल्यू मिलता है 13.5 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इस तरीके से थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जीटा फॉर द फॉलोइंग पोल लोकेशन इन अ एस प्लेन शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इस वाई एक्सिस पे ओमेगा एक्सिस पे ये हमारे पास में पोल लोकेशन कुछ इस तरीके से है, तो इसका जीटा का वैल्यू क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा अनडैम्ड। ऐसा क्वेश्चन मेनली पूछा जा सकता है, काफ़ी हाईली चांसेस है। मैं आपके लिए इसका चार्ट मेंशन करके रख रहा हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। जब हमारा जीटा, जब हमारी कंडीशन अंडर डैम्प्ड रहती है, ठीक है, दैट मीन जीटा इट इज़ ग्रेटर दैन 1 बट लेस दैन 1, तो हमारी पोल लोकेशन कुछ इस तरीके से रहती है। स्टेप रिस्पॉन्स हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलता है। जब हमारा क्रिटिकली डैम्प रहता है, जीटा 1 रहता है, तब पोल का लोकेशन आप देख सकते हो, ठीक है। जीटा जब हमारा ग्रेटर दैन 1 रहता है तब हमारी कंडीशन रहती है ओवर डैम, तब हमारा पोल लोकेशन किस तरीके से रह सकता है, ठीक है। जीटा जब हमारा 0 रहता है, ठीक है, तब हमारा आउटपुट किस तरीके से मिलता है, रिस्पॉन्स किस तरीके से मिलता है, और बाकी जो रिस्पॉन्सेस है, ठीक है, जो रिस्पॉन्स है मैं किस तरीके से मिल सकता है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, ध्यान में रखना होगा। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इसको पॉज करके, इसको स्पेशली हमारे जो सेशन है आज का, इसमें लिए काफ़ी अच्छी तरीके से इसको आपको पढ़ के जाना होगा, काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द वी आई रिलेशन फॉर द नेटवर्क शोन इन द गिवन बॉक्स इज वी इज इक्वल्स टू 4i-9, ठीक है। इफ नाउ द रेजिस्टर्स 2 ohms इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, देन द वैल्यू ऑफ आई विल बी। अब हमने 2 ohms का वैल्यू यहाँ पे कनेक्ट करके रख दिया है, तो हमारा वैल्यू कितना रहेगा करंट का, हमें पूछा गया। अगर हमारा फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू 4i-9, यह होगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 इंटू आई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते, ठीक है, इस v को यहाँ पे 2i इज इक्वल्स टू 4i-9, ठीक है। तो i का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 4i-2i विल बी 2i एंड 9 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 4.5 एम्पियर। सिंपल है, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज क्वेश्चन नंबर 20। इन केस ऑफ अ डबल केज रोटर के अंदर क्या होता है कि जो आउटर केज है उसका हाई रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है,
एंड इंटरनल केज जो रहता है उसका लो रेजिस्टेंस रहता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, हाई रेजिस्टेंस है और लो रेजिस्टेंस, उसी के रिस्पेक्टिवली उसका रिएक्टेंस भी यहाँ पे मेंशन करके रखना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सा सेशन रेफर करना है सितंबर की करंट अफेयर्स के लिए। उसको तो आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से लर्न करके जाइएगा, भूलना नहीं है आपको, उसको आप अच्छी तरीके से रेफर करके जा सकते हो। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक सेशन है। हमने यहाँ पे आई बटन पे इसका लिंक मैं आपको अभी पॉपअप हो जाएगा, उसको आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं। हालांकि सेशन अभी एंड होने का है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 to 15 सितंबर के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है आपके डीएफसी सेल के एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है, आपको उसको भूल के भी मिस नहीं करना है। ठीक है, इसका अगर आपको लिंक चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर कोचिफाई चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आपको आज का सेशन पसंद आएगा वैसे मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हो। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपको जो सितंबर का करंट अफेयर्स देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको देख सकते हो। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसको यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। जो मैंने आपको मॉक टेस्ट ई बुक्स के बारे में बोला है तो वो भी आप हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। और आपको ये सितंबर का करंट अफेयर्स यहाँ पे आप क्लिक करके अभी जाके वॉच करना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अपने नॉन टेक्निकल के सेशन के लिए। ठीक है, नॉन टेक्निकल के पोर्शन के लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।